हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हमने दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ चलेंगे, जो है हमारा जून 2023 का पेपर। ठीक है, तो जून का हम स्टार्ट करते हैं पेपर, जो लास्ट ईयर हमारा 2023 में जून में पेपर हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया है वो आया है कि सुपियोरिटी और हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दिए हैं और क्लोथिंग चॉइसेस दी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ क्लोथिंग चॉइस को मैच करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप देखो सुपियोरिटी इन्होंने पहला वर्ड दिया है, सुपियोरिटी से रिलेटेड आपके कौन से क्लोथिंग चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला वर्ड क्या दिया है, सुपियोरिटी। ठीक है, यानी कि श्रेष्ठता इन्होंने पहला वर्ड दिया है। इसमें अगर आप देखो तो एक तो एक्सपेंसिव हाई फैशन आएगा इसमें। ठीक है, अगर आप सुपियोरिटी आपको दिखानी है, सुपीरियर आपको बनना है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसिव हाई फैशन जो है वो आप पहनोगे। ठीक है, हाई और कॉस्ट फैशन जो है आप पहनोगे। ठीक है, फिर है दूसरा है आपके इसके अंदर दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको दिखाना है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके किस तरह के कपड़ों में दिखाई देगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका दिखाई देगा जो आपके एप्ट स्टाइल फॉर द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के लिए आपने कौन सा स्टाइल जो है वो ऑप्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। उसके अलावा सोफिस्टिकेशन में आएगा सोफिस्टिकेशन में आएगा आपका अंडर अंडरस्टेटेड सर्वर। ठीक है, अंडरस्टेटेड सीवियर है आपका। इसका मतलब क्या होता है कि ठीक है, तो अंडर स्टेटेड सीवियर का मतलब है जो बहुत सोच समझ के हम चूज़ करते हैं। ठीक है, सोफिस्टिकेशन में। ठीक है, सुसंकरण, कल्चरल भी आप इसे बोल सकते हो। सैडनेस हो गया आपका बॉडी कंसीलिंग। ठीक है, बॉडी कंसीलिंग का मतलब क्या है, बिल्कुल ढके छुपे कपड़े। ठीक है, शरीर का अप्रकटीकरण, ये आपका सैडनेस में आएगा, बिल्कुल बोरिंग से कपड़े जो होते हैं। ठीक है, तो आपका सुपीरियरिटी में क्या आ गया, आपका सुपीरियरिटी में आया है आपका सुपीरियरिटी में आया एक्सपेंसिव एंड हाई, महंगे कपड़े। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप देखोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपका क्या है, आपका ऑप्ट स्टाइल फॉर द फंक्शन। अगर आपको फंक्शन के हिसाब से आप स्टाइल को ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर थर्ड है सोफिस्टिकेशन में आपका आएगा अंडरस्टेटेड सीवियर, और सैडनेस में आएगा बॉडी कंसीलिंग। ठीक है, तो ये आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जब आप कपड़े चूज़ करते हो। तो ठीक है, तो क्या किस तरीके आपका क्या साइकोलॉजिकल मूड है, उस हिसाब से आप कपड़े अपने चूज़ करते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द यूज़ ऑफ रोल प्ले इन कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सामुदायिक कार्य में भूमिका निर्वाह के उपयोग के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो सामुदायिक कार्य में जब हम रोल प्ले सिखाते हैं, ठीक है, रोल प्ले के थ्रू हम चीज़ों को सिखा रहे हैं, उन्हें कम्युनिटी में जा करके कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पहला है नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, धमकाने वाला परिवेश नहीं। ठीक है, मतलब माहौल क्या होगा आपका, किसी भी तरीके का धमकी वाला नहीं होगा। ठीक है, डर वाला माहौल नहीं होगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में स्वयं द्वारा अन्य दिशा में परिवर्तन अधिगम। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। दूसरा है ट्रेनर डायरेक्टेड लर्निंग, प्रशिक्षक द्वारा अन्य दिशा में परिवर्तित अधिगम। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका इसमें स्किलफुली लीडिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, स्किलफुल लीडिंग पार्टिसिपेशन टू कंक्लूजन। ठीक है, प्रतिभागियों को कुशलतापूर्वक निष्कर्ष की ओर ले जाना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एनालिसिस, अवलोकन और आत्म विश्लेषण। अब इसमें से हमें 4 निकालने हैं और एक को हमें हटा देना है जो हमारे ऑप्शंस में फिट नहीं आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, रोल प्ले इन कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या क्या रोल प्ले हम करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट में एक तो नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होगा। रोल प्ले की बात कर रहे हो तो आप एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा होगा, आप बिल्कुल उनकी तरह काम करोगे। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो गया, आप खुद से सिखाओगे। ठीक है, खुद से चीज़ों को सीखना चाहोगे। तो ये आपके 2 ऑप्शन तो ये हो गए।
ठीक है, दो ऑप्शन ये हो गए। इसके अलावा फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है आपका, जो सही ऑप्शन है वो है स्किलफुल लीडिंग पार्टिसिपेंट्स टू कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन को पार्टिसिपेट करने के लिए कि स्किलफुल लीडिंग आपकी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एनालिसिस, ठीक है, खुद को चीज़ों को ऑब्जर्व करना और अपना खुद का एनालिसिस करना। ठीक है, ये सब आपका आएगा रोल प्ले में। जब आप रोल प्ले कर रहे हो तो किसी और के की तरह आप उसके रोल को प्ले कर रहे हो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, लड़कियां मम्मी बन जाती है, लड़के पापा बन जाते हैं, तो इस तरीके से रोल प्ले है आपका। क्या है, आप जब कम्युनिटी में जा रहे हो, कम्युनिटी में एंगेज हो रहे हो, तो आप अपने आप को उनकी तरह ही फील करो, प्ले करो। ठीक है, बिल्कुल ये सोचो कि आप उन्हीं के, जो आपके फील्ड में जो काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका शॉर्ट लिव्ड फैशन इज कॉल्ड। ठीक है, फैशन जो आपका बहुत समय, छोटे समय के लिए जो फैशन रहता है उसको क्या कहलाते हैं? स्टाइल हो गया, फैड हो गया, क्लासिक हो गया और चिक हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो आपका फैड वाला स्टाइल है, ठीक है, फैड स्टाइल जो होता है ये आपका बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक है, फैशन साइकिल्स हैं, ये फैशन साइकिल्स हैं। इसमें क्या है आपका, जब फैशन एकदम आता है, ठीक है, फैशन आया, ठीक है, एक महीना रुका और एकदम गायब हो गया, और एक महीना बहुत ज़्यादा रहा वो, तो उसको क्या बोलते हैं? फैड बोलते हैं। ठीक है, आते ही चला गया। तो ये क्या हुआ आपका, फैड में क्या होता है आपका, फैशन आया और सब वही अडॉप्ट कर लेंगे। आप देखोगे प्लाजो ऐसा आए थे, एकदम आए, सबने पहने वो और एकदम ही गायब हो गए, तो वो क्या कहलाती है? फैड साइकिल कहलाती है, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड, सबसे छोटी साइकिल है। ठीक है, सबसे कम समय के लिए होती है वाली फैशन साइकिल। ठीक है, ये फैशन साइकिल वाला चैप्टर है टेक्सटाइल में, वो हम पढ़ेंगे, उसके अंदर है ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अगर आप कोई नया उत्पाद बनाते हो, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या सीक्वेंस होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कोई भी आपने नया सोच लो, आपने अपनी कोचिंग सेंटर खोलना है, ठीक है, या कोई नया प्रोडक्ट आपने डेवलप करना है, तो उसका क्या क्या सीक्वेंस होगा। तो इसमें सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो आपका आएगा, सबसे पहले क्या करोगे? आइडिया जनरेट करोगे। ठीक है, क्या करोगे? आइडिया जनरेट करोगे। सबसे पहले आपका क्या होता है? आइडिया जनरेट करना। ठीक है, तो आइडिया जनरेशन, सबसे पहले आपको कोई आइडिया आया, ठीक है, आपने आइडिया किया कि भाई मैं ये काम भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो आइडिया जनरेट करोगे आप सबसे पहले। सेकंड नंबर पे करोगे आइडिया की स्क्रीनिंग करोगे। ठीक है, मतलब आइडिया के बारे में अच्छे से रिसर्च करोगे, सोचोगे, खोजोगे, उसकी स्टडी करोगे, तो आइडिया की क्या करोगे? स्क्रीनिंग करोगे कि आपका आइडिया सक्सेस भी होगा या फिर नहीं होगा। फिर थर्ड है फिजिबिलिटी टेस्टिंग करोगे। फिर आप एक छोटा मोटा फिजिबिलिटी टेस्टिंग करोगे, छोटे लेवल पे उस काम को करके कि हमारा जो है ये सही काम, सही चलेगा प्रोडक्ट या फिर नहीं चलेगा। तो थर्ड नंबर पर क्या हो गया आपका? फिजिबिलिटी टेस्टिंग हो गया। ठीक है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग हो गया, आप उसकी फिजिबिलिटी को चेक करोगे कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पर क्या आएगा? फोर्थ नंबर पर टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, आप अपने मार्केट को टेस्ट करोगे, मार्केटिंग की टेस्ट करोगे, लास्ट में कमर्शियलाइजेशन करोगे, यानी कि व्यवसायीकरण करोगे, अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है? आपका इसका आंसर दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका आइडिया जनरेशन, फिर आपका होगा आइडिया स्क्रीनिंग, फिर आपका आएगा फिजिबिलिटी टेस्टिंग, फिर आएगा टेस्ट मार्केटिंग, और उसके बाद आपका लास्ट में आएगा कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, व्यवसायीकरण, फिर लास्ट में आपका कमर्शियलाइजेशन आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, आफ्टर वॉशिंग अ वुलन कार्डिगन यू फाउंड दैट इट बिकम आउट ऑफ शेप, वट कुड बी द रीज़न फॉर द सेम। ठीक है, मतलब जब हम धोते हैं अपने वुलन को, एक ऊनी वस्त्र स्वेटर को धुलाई के बाद आप पाते हैं कि उसका आकार बिगड़ गया है। इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, एक तो आप किस में धोया है आपने, वो ठंडे पानी में धोओगे तो उसके शेप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने गर्म पानी में उसको धोया है वुलन को अपने, तो उसका शेप जो है वो बिगड़ सकता है। सोकिंग द कार्डिगन इन द ल्यूक वार्म वाटर, आपने कार्डिगन को बहुत टाइम के लिए डिप करके रख दिया, सोक करके रख दिया गर्म पानी में। ठीक है, गुनगुने या गर्म पानी में। फिर इसके बाद थर्ड नंबर है रिंजिंग टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, स्वेटर के अतिरिक्त जल को निचोड़ना, आपने खूब तरीके से उसको निचोड़ा अच्छे से दम लगा के। ठीक है, तो ये तीन कारण से क्या हो सकता है, आपका जो स्वेटर है वो आपका लूज हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? यूज़ ऑफ हॉट वाटर। इसका जो सबसे पहला आंसर आएगा बी, सी और ई। ठीक है, इसके बी, सी और ई जो है इसके आंसर है, यानी कि कौन सा वाला? सी वाला। ठीक है, बी, सी और ई, बी, सी और ई। मैंने इसके एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं देखे हैं,
तो ये मैंने खुद से सॉल्व किए हैं, इनके एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं देखे हैं, तो मुझे नहीं पता इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। मैं सिर्फ इस बुक से क्वेश्चंस देख रही हूँ। बुक अच्छी है, ये प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है बेस्ट बुक है। इनकी एक बुक और भी है जिसमें इन्होंने पूरे यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं यूनिट वाइज, ठीक है। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन के अलग कर दिए हैं उन्होंने, उसमें भी चैप्टर वाइज कर रखे हैं, तो वो बुक भी अच्छी है, तो वो भी आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और ये बुक भी अच्छी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, आप इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुट दिस फूड इन अ सीक्वेंस एज पर देयर कैल्शियम कंटेंट, ठीक है। कैल्शियम कंटेंट के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको निम्नतम से उच्चतम क्रम में आरंभ करके व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, देखो आपको पता ही है पनीर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, पनीर में सबसे ज़्यादा है क्योंकि मिल्क से बन के आता है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिल्क में पाया जाता है ना। उसके बाद आपका सबसे पहले नंबर पे पनीर चीज़ हो गया। दूसरे नंबर पर आपका हो गया ड्रम स्टिक, जो आपकी कमल ककड़ी के सही जन की जो पत्तियाँ आती हैं, ठीक है, ड्रम स्टिक हो गई। उसके बाद थर्ड नंबर पर है आपका सोयाबीन, इसमें होगा। फोर्थ नंबर पे है आपका वॉलनट में, और फिफ्थ नंबर पे है आलू में, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आलू में आपका कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन होते हैं, इसमें हर उसकी आपको कैल्शियम रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, तभी आप उसे मैच कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं हूँ, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन आता है, वो भी आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के कर सकते हो। जैसे कि इसमें चीज़ है, आपका चीज़ जो है सब में चीज़ जो है फर्स्ट नंबर पे है, तो 2 ही में है फर्स्ट नंबर पे, तो आप देख सकते हो तो 2 तो ये ऐसे ही हट गए हैं, ठीक है। ये 2 तो आपके ऐसे ही हट गए, बचे आपके 2, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका अगर आप देखोगे तो लास्ट किसका है, आपका लास्ट है पोटैटो। पोटैटो में सारे न्यूट्रिएंट्स कम ही होते हैं, तो दोनों में ऐसे पोटैटो ही है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के क्वेश्चन आप कर सकते हो ये वाले, तो मैं तो इन पर ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका ये वाला है RDI 2020 के क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं इस बार। क्यों? क्योंकि अभी नया RDI आया है, ठीक है, नया RDI आया है, तो क्वेश्चंस भी खूब भरमार आएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आयरन पूछा है। आयरन आपका देखो कि इसमें से किस में है, ठीक है। एक तो एडल्ट वुमेन के लिए 65 मिलीग्राम पर डे वयस्क महिला, ठीक है, या फिर एडल्ट वुमेन के लिए जो आपकी सिडेंट्री में है 1.9 ग्राम पर डे होगा, या फिर एडल्ट वुमेन जो आपके मॉडरेट है तो ये आपका 2020 में 29 ग्राम पर डे होगा। तो जो आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आयरन का RDA है, डेली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, आयरन की है ये, ठीक है। यानी कि आपको कितना लेना है, एक एडल्ट वुमेन को 29 मिलीग्राम पर डे लेना है, ठीक है, क्या, आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद थायामीन है, तो थायामीन में आप देखो तो थायामीन जनरली पॉइंट्स में होता है, ठीक है। 1.7 मिलीग्राम और 1.9 मिलीग्राम, इन दोनों में से ही होगा थायामीन कोई, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पॉइंट्स में है, थायामीन, राइबोफ्लेविन, ये सब आपके 1.1 पॉइंट के आसपास ही हैं सारे जितने भी विटामिन बी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका थायामीन में, अगर हम देखें तो थायामीन का आंसर कौन सा है, थायामीन आपका है जो 1.7 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। मॉडरेट एडल्ट के लिए कितना थायामीन हमें चाहिए, 1.7 मिलीग्राम पर डे हमें चाहिए, ठीक है। RDA की टेबल साथ में लेके बैठा करो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय फटाफट हो जाएंगे। फिर विटामिन सी है, विटामिन सी में आपका क्या है, विटामिन सी में आपका है विटामिन सी है 65 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। एक एडल्ट वुमेन के लिए कितना चाहिए हमें विटामिन सी, 65 मिलीग्राम पर डे हमें चाहिए, ठीक है। फिर राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन में क्या है आपका, राइबोफ्लेविन वाले में आपका है जो 1.9, क्योंकि ये राइबोफ्लेविन और थायमिन जो है दोनों ही आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, तो इसके अंदर आपका पॉइंट्स में ही होगा आंसर, ठीक है। तो ये 1.9 है आपका राइबोफ्लेविन का, ठीक है। चलो ये आपके हो गए हैं, ये इसका आंसर है, सारे मिला लेना और RDA के लेके बैठना। अब RDA पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है SMCR, ठीक है, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था, ये हमारा दिया था SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें SMCR की फुल फॉर्म क्या है, ये है आपकी S फॉर है आपका
सेंडर, एम फॉर है आपका मैसेज, सी फॉर कम्युनिकेशन और आर फॉर रिसीवर। ठीक है, सेंडर, मैसेज, कम्युनिकेशन और रिसीवर, इसका ये आपका वो है। इसके लिए SMCR मॉडल दिया है कम्युनिकेशन का। ये किसने दिया है? डेविड बर्लो ने दिया है। किसने दिया है? डेविड बर्लो ने। ठीक है, जो ये वाला कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो किसने दिया है? डेविड बर्लो ने दिया है, SMCR मॉडल। ठीक है, एग्जाम में कई बार आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है द डेवलपमेंटल पीरियड्स बिगनिंग इन द लेट टीन्स और अर्ली 20th एंड लास्टिंग थ्रू 30th। ठीक है, जो डेवलपमेंटल पीरियड्स होता है जो लेट टीन से तो स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि लेट टीन मतलब 16 साल के बाद से आपका स्टार्ट होता है, और अर्ली 20th तक चलता है, एंड लास्टिंग थ्रू 30th। देखो 30 के आसपास, 30-35 के आसपास ये चलता रहता है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेज को बोलते हैं हम अर्ली एडल्टहुड। ठीक है, अर्ली एडल्टहुड, क्योंकि एडोलसेंस के बाद क्या आता है? अर्ली एडल्टहुड आता है। ठीक है, जैसा सबसे पहले क्या आएगा आपका? प्रीनेटल आएगा। ठीक है, प्रीनेटल है आपका प्रेगनेंसी वाला जो टाइम है। उसके बाद आएगा आपका इन्फेंसी। इसके बाद आएगा आपका इन्फेंसी। इसके बाद आएगा इन्फेंसी के बाद आएगा अर्ली चाइल्डहुड, फिर आएगा लेट चाइल्डहुड, फिर आएगा एडोलसेंस, और फिर आएगा आपका अर्ली एडल्टहुड। ठीक है, अर्ली एडल्टहुड के बाद क्या आता है? लेट एडल्टहुड आता है। लेट एडल्टहुड या मिडिल एडल्टहुड बोल सकते हो। उसके बाद आपका ओल्ड एज आता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस आपकी हैं। ठीक है, तो अर्ली एडल्टहुड इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप में इनमें से क्या सही बात ये बोल रहा है? तो इसमें है लोकल लीडर्स। लीडरशिप में आपका क्या क्या बोला है इन्होंने? लोकल लीडर्स कमांड रिस्पेक्ट। ठीक है, जो लोकल लीडर्स होते हैं, स्थानीय नेताओं को सम्मान मिलता है। सही बात है ये। ठीक है, एक तो आपका लोकल लीडर्स जो है उनको सम्मान मिलता है। सही बात है, सब लोग अपने लोकल लीडर की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एन एवरेज फार्मर सीक्स एडवाइस ऑफ आर लोकल लीडर। एक जो एवरेज फार्मर है वो लोकल लीडर से क्या लेता है? एडवाइस लेता है। ये भी सही बात है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है वाइल वर्किंग ऑफ प्रमोशन ऑफ चेंज लीडर मस्ट हैव टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी चेंज की बात कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? लीडर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट। ये भी सही बात है। फिर है वॉलंटरी लीडर शुड बी ट्रेन टू टेक इनिशिएटिव। और जो आपका वॉलंटरी लीडर है, ठीक है, जो वॉलंटियर लीडर है उसको क्या करना चाहिए? आपको इनिशिएटिव लेने के लिए ट्रेन उसको करना चाहिए। ठीक है, कि वो नए नए अपने इनिशिएटिव खुद से ले। फिर नेक्स्ट है, ये भी सही है, यानी कि अब तक जो चारों ऑप्शन हमने पढ़े दोनों ही ट्रू हैं। फिर लास्ट वाला ऑप्शन है लीडर्स हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। तो इनका मानना ये है कि जो लीडर जो है वो अपने जो आजकल चेंजेस चल रहे हैं, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड जो है उसमें अपनी वैल्यूज़ को खो चुका है। तो ये आपका ये वाला गलत है। ठीक है, फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लीडरशिप। तो आपके लीडरशिप के लिए ये चारों ऑप्शन जो है वो आपके ट्रू हैं। पहला बी। ठीक है, फर्स्ट A B, फिर A B के बाद C D आपके ट्रू हैं, और E जो है वो आपका फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD, यानी कि A आंसर आपका इसका होगा। ठीक है, तो वैसे ही पता चल रहा है वैल्यूज़ नहीं खोई हैं भाई अभी सब ने। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ डाई इज़ बैंड टू बी यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कौन सी डाई को बैन कर दिया गया है? तो कौन सी डाई बैन है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? एजो डाई। ठीक है, एजो डाई को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है आपका, ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि पॉल्यूशन को बढ़ाती है। ठीक है, इसका जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसके बाद वो वाटर बॉडीज़ में मिल करके पॉल्यूटेड करता है। तो एजो डाई जो है वो उसको हमने अब बैन कर दिया गया है। ठीक है, वेदर टू यूज़ फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस डिपेंड्स ऑन। ठीक है, फॉर्मल बैलेंस और जो हमारा इनफॉर्मल बैलेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? संतुलन औपचारिक हो या अनौपचारिक, संतुलन औपचारिक हो या अनौपचारिक, या किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस हमारा किस पर डिपेंड करेगा? एक तो ये करेगा आपका स्पिरिट ऑफ एज, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रेडिशनल हो तो आप फॉर्मल यूज़ करोगे, और मॉडर्न हो तो आप इनफॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ट्रेडिशनल हो तो आप इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हो और मॉडर्न हो तो आप फॉर्मल यूज़ करोगे। ठीक है, तो एक तो इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा यूज़ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग कौन सी आपने यूज़ की है, इस पर हाउस, ऑफिस या होटल, कहाँ आपका जो है बैलेंस आपको रखना है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर
ऑफिस का एरिया है तो आप फॉर्मल रहोगे, घर का एरिया है तो आप इनफॉर्मल रहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है टाइप ऑफ पीपल ऑक्यूपाई दैट स्पेस, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है आपका, टाइप ऑफ पीपल ऑक्यूपाई दैट स्पेस, ठीक है। कौन सा स्पेस जो है लोगों ने, किस तरीके के लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर फोर्थ है पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन हम पे डिपेंड करते हैं इन चारों को, कि जो भी हमारा बैलेंस है वो फॉर्मल होगा या फिर इनफॉर्मल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अ गोल इज़ नॉट अ स्मार्ट गोल इफ़ इट इज़, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, अगर आपका जो स्मार्ट गोल है वो स्मार्ट गोल नहीं होगा अगर वो एक्सपेंसिव है तो, ठीक है। ज़्यादा महंगा गोल बना लोगे तो कैसे स्मार्ट होगा वो, ठीक है। सस्ता गोल स्मार्ट होता है, ठीक है। यानी कि वो मेजरेबल होना चाहिए, मापा हुआ होना चाहिए गोल, स्पेसिफिक होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपेंसिव होगा तो वो आपका स्मार्ट गोल नहीं है, ठीक है। ये हमने उसमें पढ़ा है जब हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ रहे थे अपने रिसर्च में भी, और इसके अलावा एफआरएम में भी, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में भी, ठीक है। बिग फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर, अगर पर्सनैलिटी के जो बिग फैक्टर्स हैं वो आपके क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी के बिग फैक्टर्स आपके क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है। स्मार्ट में इनकी फुल फॉर्म भी दी हुई है। स्मार्ट में आपका एस फॉर है स्पेसिफिक, एम फॉर है मेजरेबल, ए फॉर है अचीवेबल और आर फॉर है रियलिस्टिक और टी फॉर है टाइमली, ठीक है। तो ये आपके स्मार्ट गोल कहलाएंगे अगर ऐसे हैं तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिग फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के जो बिग फैक्टर्स हैं, क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी के, ठीक है। आपकी जो व्यक्तित्व है उसके क्या क्या फैक्टर है, तो ओपननेस, खुलापन, ठीक है। दूसरा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, ठीक है। फिर है दूसरा है एक्सट्रोवर्जन और फोर्थ है आपका एग्रीबेबलनेस, ठीक है। एग्रीबेबलनेस, ठीक है। तो ये आपके चार हो गए, एग्रीबेबलनेस हो गया, क्या था ये आपका, एक्सट्रोवर्जन्स हो गया, इसके अलावा अंतर्विवेकशील हो गया आपका, कॉन्साइटियसनेस, ठीक है। कॉन्साइटियसनेस, ओपननेस, खुला हुआ हो गया, ठीक है। ये चार ऑप्शन क्या है, ये आपके पर्सनैलिटी के हैं, ठीक है। ओपननेस, कितना आप चीज़ों को ले रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रावर्जन्स वो होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, बाहर के लोगों से जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं, सहमति वाले हो गए, ठीक है। और विवेकशील कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, विवेकफुल अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके चार ऑप्शन, इसमें से ये चार ऑप्शन हो गया। एस्थेटिक जो है वो आपका पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, खूबसूरती कहीं से भी आपके पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, देखो इसके अलावा आपका क्या आएगा, न्यूरोटिसिज्म आएगा आपका एस्थेटिक की जगह, ठीक है। न्यूरोटिज्म, ठीक है। तो ये आपके 5 मेन फैक्टर्स होते हैं पर्सनैलिटी के। फिर है सीज ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, ठीक है। पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट के क्या सीज होते हैं, कितने तरह के सीज पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट में पाए जाते हैं। एक तो कॉम्पिटेंस पाया जाएगा इसमें, ठीक है। कॉन्फिडेंस पाया जाएगा, कनेक्शन पाया जाएगा, कैरेक्टर पाया जाएगा, केयरिंग और कंपैशंस इसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी किसकी होती है, अगर आपका जो यूथ है, जो युवा का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कॉम्पिटेंस पाया जाएगा, कॉन्फिडेंस पाया जाएगा, कनेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केयरिंग पाया जाएगा, ठीक है। ये आपके 5 सीज हैं, ये आपके सीज हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट के 5, ठीक है। इनका एक ही मतलब है, ये 5 है टोटल तो इनका यही मतलब है, ठीक है। तो ये आपके 5 सीज हो गए यूथ डेवलपमेंट के। गिव बिलो अ 2 स्टेटमेंट, हाँ एजर्शन और रीजन वाला है ये। द इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट फॉर स्टैटिक पोस्चर बट एज अ मीन ऑफ हैंडलिंग द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है आपका, कि शरीर को स्थिर स्थिति के लिए एक सीध में रखने का महत्व नहीं है, बल्कि इसका महत्व संचलन के दौरान शरीर के रखरखाव के उपयोग के लिए भी है, ठीक है। ठीक है। तो ये ट्रू है, क्योंकि आपका जो, जब आप एक अलाइनमेंट में काम करते हो, मतलब अपनी बॉडी को एक सीध में रख के काम करते हो, तो आपकी बॉडी में कम थकान के साथ ही आप उस काम को पूरा कर लेते हो। तो आपकी बॉडी को पूरा जो भी पोस्चर आपका बनेगा एक अलाइनमेंट में बनना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में बनना चाहिए। एज लॉन्ग एज बैलेंस ऑफ हेड ओवर चेस्ट एंड चेस्ट ओवर पेल्विस इज मेंटेन एट वर्क एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज आर मिनिमम ऑफ मस्क्यूलर एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द बॉडी अपराइट, ठीक है। अगर हम हेड को, चेस्ट को और आपके पेल्विक एरिया को, टमी के नीचे के एरिया को बिल्कुल आप क्या करो, एक लाइन में रखोगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इससे आप
कि आप सभी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मिनिमम मसल्स एफर्ट्स में अपनी बॉडी को सीधे रख के यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही क्या है, ट्रू हैं। ये सही बात बोला, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, ये ट्रू हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या है, इसमें हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का है ये। फिर है ये, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब तो आने भी बंद हो गए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये क्या है, ये आपकी डाइट है। डाइट देखिए किस डिजीज़ में हम कौन सी डाइट देंगे। तो डैश डाइट हम किस में देते हैं, डैश डाइट देते हैं हम, डैश डाइट किस में देते हैं, हम हाइपरटेंशन में देते हैं ना, ठीक है। तो डैश डाइट हम किस में देते हैं, हाइपर टेंशन में देते हैं। क्या फुल फॉर्म है डैश की, डैश है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपर टेंशन, ठीक है। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन। तो डैश डाइट होगी हमारी, किसके लिए दी जाएगी, हाइपर टेंशन के लिए हम डैश डाइट को देते हैं, ठीक है। ये इसका आपका फर्स्ट का ऑप्शन हो गया। ग्लूटीन फ्री डाइट, ठीक है, ये किसमें दोगे, सियालिक डिजीज़ में दोगे, जिसमें आपको ग्लूटीन नहीं, तो सियालिक डिजीज़ में ये होता है ना, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे ग्लूटीन खाओगे आपकी बॉडी को डैमेज करने लगेगी आपकी खुद की इम्यून सिस्टम। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्लूटीन फ्री डाइट हम किस में देंगे, सियालिक डिजीज़ में देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें हाई एनर्जी डाइट हम किस में देंगे, हाई एनर्जी डाइट हम देंगे प्रेगनेंसी में। वैसे तो कोई डिजीज़ नहीं है, पर चलो प्रेगनेंसी में हम हाई एनर्जी डाइट जो है वो देंगे, ठीक है। लो प्रोटीन डाइट हम किस में देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं हम लीवर डिसऑर्डर में। क्यों, क्योंकि लीवर का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, उसके साथ काम करना। लेकिन अगर लीवर ही डैमेज है तो आप प्रोटीन क्या लोगे अपनी डाइट में, कम लोगे, ठीक है। तो डैश डाइट क्या होगी, डैश डाइट होगी आपकी हाइपरटेंशन, डैश डाइट हो गई आपकी हाइपरटेंशन, ठीक है। ग्लूटीन फ्री डाइट हो गई आपकी सियालिक डिजीज़ में, ठीक है। हाई एनर्जी डाइट हो गई आपकी प्रेगनेंसी में। उसके बाद आपका लो प्रोटीन डाइट हो गई आपकी लीवर डिजीज़ में, ठीक है। तो ये आपके पूरे आंसर सॉल्व हो गए, ठीक है। ये पहला खूब आते थे क्वेश्चन, पर अब थोड़ा बंद हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आपका जो कल्चर है इसका क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, संप्रेषण की संस्कृति को महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कल्चर्स में हमारा जो कम्युनिकेशन है क्या रोल प्ले करता है, तो इसका पहला रोल प्ले क्या होगा, एक तो कल्चर में क्या होता है आपका कल्चर लर्न, कल्चर क्या होता है हमारा सीखा जाता है, ठीक है। संस्कृति सीखी जाती है, तो सही बात है, संस्कृति भाई हम सीखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपका सही हो गया आंसर। उसके बाद दूसरा है आपका कल्चर्स आर डायनामिक, ठीक है, कल्चर चेंज होता रहता है आपका, डायनामिक है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। थर्ड है कल्चर आर लार्जली विजिबल, ठीक है, कल्चर सांस्कृतिक व्यापक तौर पे दृश्य होता है, तो ये नहीं है आपको लार्जली विजिबल नहीं होता है कल्चर सॉरी। इसके बाद है कल्चर्स आर सब्जेक्टिव, कल्चर हमेशा ओपिनियंस पे चलता है, ठीक है, यानी कि जो मेरी सोच है उसके हिसाब से मैं अपने कल्चर को चलाती हूँ। कल्चर्स आर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कल्चर सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, सोच के हिसाब से तो चलता है कल्चर हमारा, हमारी विचारधारा इससे इन्फ्लुएंस होकर तो कल्चर चलता है, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस क्या होंगे, आपके ऑप्शंस होंगे आपके ए, ठीक है, ए बी और आपका डी, ठीक है, ए बी डी, ए बी डी आपके क्या होगा आंसर होंगे, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है, आपको जो स्टेटमेंट है इनको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। फिर है वेट स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन पे ए पे दिया है इन्होंने, वेट द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स को मापने का काम करना है आपने, वेइंग द ऑल्टरनेटिव, विकल्पों को मापना, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना, लिस्ट द ऑल्टरनेटिव और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप समस्या को समझाओगे, ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पर आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव, अब उस समस्या के जो भी समाधान है उसके लिए आप क्या बनाओगे, एक लिस्ट बनाओगे, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उन समाधान में उन ऑल्टरनेटिव्स में से जो भी ऑल्टरनेटिव आपने लिस्ट बनाई है सबके, तो उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको चूज़ करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सभी नहीं
सॉरी फिर आप क्या करोगे, जो ऑल्टरनेटिव है उनको अच्छे से सोचोगे उनके बारे में, वे द ऑल्टरनेटिव, ठीक है, सभी ऑल्टरनेटिव को अच्छे से सोचोगे, जांचोगे, परखोगे, फिर उनमें से जो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उस पर आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, और 5th नंबर पर आप करोगे आप एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर आप डिसीजन मेकिंग के जो भी आपके ऑल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया है उससे जो भी आपका अब रिजल्ट आएगा, जो भी आप डिसीजन आपने लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करोगे, चाहे आपका बेहतर हो या फिर आपका वो नेगेटिव आया हो, ठीक है। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th वाला क्वेश्चन। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एड वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो आपकी बॉडी को वेट जो है ऐड करता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको देखा आपने कपड़े जब आप पहनते हो तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं इसमें आप हल्की फुल्की दिखाई देते हो, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट वो दिखाई देता है। वेट का मतलब क्या है, कुछ यूनिकनेस, कुछ वेट आपकी बॉडी में दिखाई देता है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो पॉइंटेड कॉलर है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में वेट दिखाएगा, पॉइंटेड कॉलर, ठीक है, इससे आपकी बॉडी जो है अलग से ही दिखाई देगी। दूसरा है सिंगल कॉलम ऑफ कलर, ठीक है, सिंगल कॉलम ऑफ कलर है आपका, एक ही कलर का आप जब यूज़ कर रहे हो, सिंगल कॉलम ऑफ कलर्स को यूज़ कर रहे हो। और एकॉर्डियन प्लीट्स, और अगर आपने प्लीट्स लगाई हैं तो, ठीक है, एकॉर्डियन प्लीट्स अगर आप इसमें लगाई हैं तो इसका ये क्या हो गया आपका बी, डी और ई इसका आंसर होगा, ठीक है, बी, डी और ई, ठीक है, बी, डी और ई, बी वाला, ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। तो ये जब आप कपड़े बनाते हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कपड़ों में वेटेज देती हैं, थोड़ा यूनिकनेस, भारीपन आपके कपड़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है रीजनिंग डजंट बिलोंग अ चाइल्डहुड बट रेदर फर्स्ट अपीयर इन एडोलसेंस, ठीक है, जो रीजनिंग ये क्या कह रहा है, रीजनिंग डजंट बिलोंग टू चाइल्डहुड, जो रीजनिंग है वो आपके चाइल्डहुड को बिलोंग नहीं करती है, रेदर फर्स्ट अपीयर इन द एडोलसेंस, पर वो किस में दिखाई देती है, पहले वो किस में दिखाई देती है, एडोलसेंस में दिखाई देती है, ठीक है, डजंट बिलोंग टू चाइल्डहुड बट रेदर फर्स्ट अपीयर इन एडोलसेंस, पर क्या कहाँ दिखाई देती है, सबसे पहले वो एडोलसेंस में दिखाई देती है। तो ये जो तर्क है वो किसने आपका दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्लूटो, ठीक है, प्लूटो ने ये बात बोली थी कि जो आपका रीजनिंग है वो आपका कहाँ दिखाई देता है, अब बचपन में नहीं दिखाई देता, पर जब आप एडोलसेंस में आते हो तो आपकी रीजनिंग वाली एबिलिटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ एज स्पॉइलेज रोटिंग इज कॉज्ड बाय विच स्पाइसेस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो आपका एग है, ठीक है, एग किस रीज़न से स्पीसीज़ है वो, सॉरी स्पाइसेस नहीं स्पीसीज़, ठीक है, किस रीज़न से सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, कौन सी स्पीसीज़ जो है उसको आपके एग को स्पॉइल करती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसका आंसर है आपका, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये सारे आपके माइक्रोब्स के नाम है, ठीक है, कौन कौन से माइक्रोब्स ये जितने भी हैं ये आपके माइक्रोब्स के नाम है, ठीक है। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा माइक्रोब जो है वो आपके एग को ख़राब करता है, ठीक है, एग को आपको क्या करता है, स्पॉइलेज करता है। अच्छा, इसका आंसर है फिर स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास जो है वो आपका बैक्टीरिया है, वो आपका एक पैथोजन है जो क्या करता है, आपको एग को ख़राब करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्यूडोमोनास इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गार्डनर्स 8 फ्रेम ऑफ माइंड्स, गार्डनर के जो 8 फ्रेम ऑफ माइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपका वर्बल, मैथमेटिकल और इंटरप्रिटेशन। इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है, इसमें से 8 हमें छांटने हैं, ठीक है। तो वर्बल, मैथमेटिकल और इंटरपर्सनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद बॉडीली, काइनेस्टिक्स, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्ट और स्पाशियल, ठीक है, साइनेप्स, न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट एंड नॉन वर्बल और सेंसरी, ठीक है। तो इसमें से जो हमारे 8 जो हमारे गार्डनर ने जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी वाला भी है ये, तो 8 माइंड्स के लिए दिया था, तो क्या दिया था, एक तो वर्बल दी थी उन्होंने, मैथमेटिकल दी थी और इंटरपर्सनल दिया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या दिया था उन्होंने, दूसरा उन्होंने दिया था बॉडीली काइनेस्टिक, म्यूजिक, और इसके अलावा इंटरपर्सनल, नेचुरल और स्पाशियल, ठीक है, ये हमारे इन्होंने दिए थे। इसके अलावा जो आपका सिनेप्सिस, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट है ये नहीं है गार्डनर का, और ना ही नॉन वर्बल और सेंसरी वाला गार्डनर का है, ठीक है। तो गार्डनर के हो गए ABC वाला आंसर इसका आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्विंग मशीन इज
सिचुएटेड ऑन इट्स बेड, ठीक है। ये बड़ा आते हैं। तो बेड में जो हमारे कौन कौन से बेड वाले कौन से नीचे वाले पार्ट जो होते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन है ना, उसको हम दो पार्ट्स में, एक तो उसका हेड पार्ट होता है, एक उसका जो हेड पार्ट वाला है एक, और एक उसका बेड एरिया जो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो नीचे के उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं। तो नीचे वाले में देखो, जैसे स्पूल पिन है, ये आपका हेड एरिया में पाया जाता है जिसमें हम धागा डालते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन रेगुलेटर आपका हेड एरिया में पाया जाता है, और जो प्रेशर फुट है वो भी आपका ऊपर के हिस्से में पाया जाता है। भले वो नीचे हम उसे कर लेते हैं जब सिलाई करते हैं, तो पर वो पाया किस में जाता है, ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है प्रेशर फुट, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑस्किलेटिंग हुक है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो हमारा बेड एरिया है सिलाई मशीन का, उसमें पाया जाता है, ठीक है। सिलाई मशीन के दो एरिया है ना, जैसे ये हो गई आपकी सिलाई मशीन का ऊपर वाला एरिया, ये हो गया नीचे वाला एरिया। तो जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे हम धागा डालते हैं, जैसे सुई होती है सब, और यहाँ पे आपका सिलाई धागा आकर के हंसा आकर के सिलाई कपड़े करता है, तो ये तो आपका सब हेड एरिया में आता है, ठीक है। और जो नीचे वाला एरिया है जिसमें हम बॉबिन लगाते हैं, ठीक है, ये हमारे किस में आता है, ये आपके बेड एरिया में आता है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा पूछा है, बेड एरिया ही इन्होंने पूछा है कि बेड एरिया में कौन कौन सा पार्ट है। तो स्पूल पिन हमारा हेड एरिया में है, टेंशन रेगुलेटर, प्रेशर फुट, ये सब हमारे हेड एरिया में आते हैं। ऑस्किलेटिंग हुक जो है वो हमारा आता है आपके बेड एरिया में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो जो ऑसिलेटिंग हुक जो है वो क्या है आपका, जिसमें हम बॉबिन को फिट करते हैं, किसको फिट करते हैं, बॉबिन को फिट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ऑसिलेटिंग हुक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षर भारत अभियान एम्स टू इम्प्रूव, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी। इनरोल इन द प्राइमरी स्कूल में इनरोल करने के लिए, इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल, रेजिंग लिटरेसी लेवल इन द कंट्री, और आपका रेजिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है। तो जो साक्षर अभियान चल रहा है वो चल रहा है आपका रेजिंग लिटरेसी लेवल इन कम्युनिटी, लिटरेसी लेवल इन कंट्री, ठीक है। तो लिटरेसी लेवल का जो कंट्री का जो लिटरेसी लेवल है उसको बढ़ाना हमारा किसका है, साक्षर भारत अभियान में चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है, जो आपका क्या चल रहा है, साक्षर भारत अभियान में आपका अपनी लिटरेसी लेवल को ऊपर बढ़ाना आया है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा आपका, रेजिंग लिटरेसी लेवल इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री का लिटरेसी लेवल ऊपर की तरफ। और जो हमारा साक्षर अभियान स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 8 सितंबर 2009 में हमारा साक्षर अभियान जो है स्टार्ट हुआ था। और साक्षरता दिवस हम मनाते हैं 8 सितंबर को, ठीक है। तो जो आपका साक्षर अभियान हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में स्टार्ट हुआ था। 2009 में हमारा साक्षर अभियान स्टार्ट हुआ था। और साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं, 8 सितंबर को हम मनाते हैं, ठीक है, साक्षरता दिवस। तो ये आपका इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चंस में, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इशू इन्वॉल्विंग द डिबेट अबाउट वेदर डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस और बाय इट्स इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो आपका किस में, या तो बायोलॉजी उसमें, यानी कि हमारा जो जेनेटिक है वो उसमें ज़्यादा इफेक्ट करता है, या फिर जो वातावरण है आपका, जहाँ आप रहते हो, आपकी फैमिली सोसाइटी, वो आपकी डेवलपमेंट को ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कह रहा है या तो आपकी बायोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट करती है, यानी कि आपका जेनेटिक ज़्यादा इफेक्ट करता है, या फिर आपका क्या इफेक्ट करता है, आपका जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, जहाँ आपकी परवरिश हो रही है, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये कौन से उसके अंदर आएगा, ये आपका आएगा नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर, ठीक है। नेचर वर्सेस नर्चर इश्यूज़ के अंदर ये आपका आता है। नेचर क्या है, नेचर आपका जेनेटिक है, जो आपकी खुद की प्रकृति है, जो आपकी जेनेटिक है वो आपका नेचर, और नर्चर होगा आपका इन्वायरमेंट, यानी कि पालन पोषण, ठीक है। ये आपका कहाँ हो रहा है, इन्वायरमेंट के थ्रू हो रहा है पालन पोषण आपका, ठीक है। तो आपके ये दोनों ऑप्शन है, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नेचर वर्सेस नर्चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, ये एचडी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। इसमें है फ्री रेडिकल थ्योरी पूछी है इन्होंने कि फ्री रेडिकल थ्योरी आपकी कौन सी है। तो फ्री रेडिकल थ्योरी में क्या माना जाता था, द प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल अक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज इन सेल्स एक्सप्लेन लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन एज वी एज, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स जो सेल्स होती है, ऑक्सीडेटिव सेल्स बनती हैं, वो क्या करेंगी,
फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं केमिकल्स हैं एक तरह के ये हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देंगे सेल्स को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एज के बढ़ते बढ़ते आप में बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपका फ्री रेडिकल थ्योरी बोल रही है कि आपका बुढ़ापा कैसे होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज आपको करते हैं, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल थ्योरी है। तो उसके बाद दूसरी थ्योरी कौन सी है आपकी, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी में क्या आएगा, द इम्यून सिस्टम, ठीक है। आपका इम्यूनोलॉजिकल मतलब कि इम्यूनोलॉजिकल का मतलब ही क्या है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, टू मेक द बॉडी रेसिस्टेंट टू पैथोजेंस एंड आपका इन्फेक्शन, ठीक है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, तो जिससे आप क्या करोगे, जो भी आपके इन्फेक्शंस हैं उससे आप नहीं लड़ पाओगे। तो ये हो गया आपका इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो गया। आपका सी है आप सेलुलर एजिंग। सी क्या है आपका, सेलुलर एजिंग, ठीक है। सी में क्या है, सेलुलर एजिंग। तो सेलुलर एजिंग है, एजिंग इज अ प्री programmed process and there is a rate at which each organs system will deteriorate, ठीक है। तो ये क्या है आपका सी, एजिंग इज अ प्री प्रोग्राम्ड प्रोसेस। ये क्या है, एजिंग क्या है आपकी प्री प्रोग्राम प्रोसेस है, और एंड देयर इज अ रेट एट विच ईच ऑर्गन सिस्टम विल डिटेरियोरेट, और एक रेट पे आपके सारे जो ऑर्गन के फंक्शंस हैं वो अपने आप ही खराब होने लगते हैं। बुढ़ापा अपना पूर्व अनुक्रमिक प्रक्रिया है और वह दर है जिसके अनुसार प्रत्येक अंग तंत्र में ह्रास होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेलुलर एजिंग थ्योरी है। मतलब हर सेल की एक एज है, वो उस एज में क्या होने लगता है, अपना फंक्शन जो है वो खोना शुरू कर देता है। फिर है वियर एंड टियर थ्योरी। वियर एंड टियर थ्योरी में आपका क्या आएगा, वियर एंड टियर थ्योरी में आपका ए वाला है, ये सेल्स कंटिन्यूसली डैमेज एंड एग्जिस्टिंग डी cells continually damage and existing cells cannot repair damaged components within themselves, ठीक है। वेयर एंड टियर थ्योरी का है, जैसे जैसे आप एज होते जाओगे आपकी जो सेल्स यूज होती जाएंगी वो डैमेज हो जाएंगे और अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं वेयर एंड टियर थ्योरी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल कॉज ऑफ टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस, ठीक है। हमारे पास दो एरर हैं हाइपोथेसिस के, एक टाइप 1 एरर है, एक टाइप 2 एरर है, ठीक है। तो टाइप 2 एरर हमारा कौन कौन, टाइप 1 एरर तो वो होता है जब हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस जो क्या एक्सेप्ट हो रही है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो और टाइप 2 एरर क्या होती है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही होती है पर किसी कन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें एक तो मेजरमेंट एरर्स आ सकते हैं कि आपने गलती की है मेजर करते समय, ठीक है। मेजरमेंट एरर मतलब आपने गलती किया है मेजर करते समय। इसमें और n इज टू स्मॉल, मतलब जो आपका n है, जो सैंपल है और जो आपका पॉपुलेशन में है वो बहुत छोटा है आपका, ठीक है। तो आप उसमें को उससे सही से आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए, ठीक है। ट्रीटमेंट इफेक्ट नॉट प्रॉपरली अप्लाइड, ठीक है। जो आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो आपने सही से अप्लाई नहीं किया है, प्रॉपरली अप्लाई आपने नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका। अब इसमें पी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है कोई भी, तो पी वैल्यू टू कंजर्वेटिव और पी वैल्यू टू लिबरल, इससे कोई मतलब नहीं है इसका टाइप 2 एरर में, ठीक है। टाइप 2 एरर आपका कब आएगा, जब आपका मेजरमेंट एरर्स होंगे, n2 स्मॉल होगा और आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट नॉट प्रॉपरली अप्लाइड, ठीक है। ट्रीटमेंट इफेक्ट आपका सही से नहीं हुआ है, मतलब आप इतना कंफ्यूज हो गए हो कि आपने खुद ही गलतियां कर दी हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपका 31 वाला क्वेश्चन था। अब 38 वाला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में मेन क्या पाया जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में। बायोलॉजी है, कॉग्निटिव है और सोशियो इमोशनल है, ठीक है। 3 मेन डोमेन्स पाए जाते हैं ना, तो कौन से 3, वैसे तो हम 5 करते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह के 5 है हमारे, लेकिन मेन हम किस में रखते हैं, बायोलॉजिकल, जिसमें हमारा फिजिकल आ जाएगा, कॉग्निटिव हो गया और हमारा सोशियो इमोशनल हो गया, ठीक है। लैंग्वेज हमारा कॉग्निटिव में आ जाता है, बाकी हमारा बायोलॉजिकल क्या है वो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा किससे डिटरमाइन करता है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस से डेवलप करता है। बायोलॉजिकल क्या है आपका, फिजिकल है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है 45 मिनट्स के आसपास का लेक्चर हो गया है। ये हमारे 30 क्वेश्चन आज हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ा है, इसे मैं बाद में देखूंगी 28 वाला, बाकी 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब इसमें आगे हम क्वेश्चंस जो हैं 30 कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम 31 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।